हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग घटना चक्र अतिरिक्तांक में से सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे। इसमें हम लोग आज राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आज के इस सेशन में करेंगे। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा या फिर राज्य? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया था प्राचीन ग्रीक राज्यों में। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक समय में किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। द प्रिंस कब पब्लिश होती है? तो 1513 में पब्लिश होती है। शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। प्राचीन इजिप्ट से, प्राचीन ग्रीस से, प्राचीन चीन से या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन ग्रीस से संबंधित है शहर राज्य यानी कि सिटी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलिश का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, शहर राज्य यानी सिटी स्टेट। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो नगर राज्य से है। इसमें एक ही क्वेश्चंस को जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं उन्हीं को डाला गया है कि किस तरह से घुमाकर उसी क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो कि एक यूनानी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ये पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का क्षेत्र है? तो राइट आंसर है लोक जीवन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह उचित होगा कहना कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है। यानी कि सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि उसके अन्य पहलुओं का अध्ययन करना भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? क्या शक्ति का अध्ययन है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन है या फिर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है? तो आधुनिक उपागम का इनमें से कौन सा नहीं है लक्षण? मूल्य प्रधान अध्ययन लक्षण नहीं है, क्योंकि ये मूल्य रहित अध्ययन पर जोर देते हैं। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य 3 विकल्प आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। ये DSSB PGT परीक्षा 2014 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। इसमें हम राज्य से संबंधित कुल 163 प्रश्नों को देखेंगे। तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे और सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो आपको बताना है इसमें से सही क्या क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, और बाकी तीनों यानी 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों में 1, 2 और 4 सही है। इसे ना तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और ना ही पूर्णतः नैतिक कहा जा सकता है क्योंकि इसमें नैतिक और अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर तो राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ये कथन यहाँ पर सही है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी। तो राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है? शासन प्रक्रिया में नागरिकों द्वारा, एक देश के नागरिकों द्वारा उसमें भागीदारी करना ही राजनीतिक विकास है। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में ये अधिक स्पष्ट रूप से दिख सकता है। इसलिए यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा कि राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इनमें से कौन है जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के विचार से कौन संबंधित है इसमें? इल्चमैन, रुडोल्फ, लासवेल या फिर गोल्डहैमर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A इल्चमैन। राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध किससे है? प्रशासनिक चिंतन से। लासवेल का संबंध है राजनीतिक शक्ति से यानी पॉलिटिकल पावर से। और गोल्डहैमर का संबंध एक अनुवादक के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो आपको सभी को याद रखना है, रुडोल्फ किससे संबंधित है? प्रशासनिक चिंतन से। लासवेल संबंधित है राजनीतिक शक्ति से, और इल्चमैन संबंधित है आपके राजनीतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है। तो एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है एक देश की राजनीतिक संस्थाओं से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद एवं परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो ये 5 उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन 5
वर्गों में किया है। उन्होंने 5 रूप में इसको वर्गीकृत किया है और किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर ही वो राजनीतिक विकास को मापने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? तो कौन सा सामाजिक विज्ञान है जो राजनीतिक विज्ञान से पहले है? तो वो है आपका दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों के जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीतिक विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। ये पिछले ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, यूपीजीआईसी में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से यूपीजीआईसी में ही 2009 में पूछा गया है। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। इनमें से कौन है जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं? तो ये तीनों ही विचारक चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हैरोल्ड लासवेल तीनों ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 163 या 64 क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए, राज्य के निर्माण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, तो उनको इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आंसर तो शो ही हो रहे हैं। तो आप लोग देखिए बस और याद करने की कोशिश कीजिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? चार्ल्स मेरियम, ग्राहम बेलास, लियोनार्ड वाइट यानी एल.डी. वाइट, क्विंसी राइट, हैरोल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.की जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन एंड कैटलिन। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो याद रखिए राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा डिमोक कहते हैं। डिमोक की यह परिभाषा है। मार्शल एडवर्ड डिमोक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमोक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमोक ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो ये कहा है आपका गार्नर ने। बहुत ही फेमस कोटेशन है, तो आपको ये याद रखना है, राजनीति शास्त्र का राज्य से ही प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसी परिभाषा को कितने रूपों में अलग अलग ढंग से अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उसी कंसेप्ट को घुमा फिरा कर आपसे बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग वही है, थोड़ा बहुत फेरबदल ही उसमें है। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो ये भी किसकी है? गार्नर की, क्योंकि उसी परिभाषा को छोटे रूप में पूछा गया है। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, तो कौन कहते हैं ऐसा? गार्नर कहते हैं। यानी कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विशेष क्षेत्र वो केवल राज्य को ही मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? गार्नर ने। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, गार्नर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 भी वही है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी आपकी गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत
राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये भी एक परिभाषा है गिलक्राइस्ट की कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने भी इसी संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो गिलक्राइस्ट ने परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार और राज्य दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये कैटलिन ने किया है। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरीकों को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, और यह एक लैटिन शब्द है। सिविक का मतलब क्या है? यहाँ पर सिविक का मतलब है नागरिक, और सिविटास का मतलब है नगर राज्य, और दोनों शब्दों को मिलाने पर नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। राइट आंसर इसके लिए नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान किसने बनाया? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा है? अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीति शास्त्र का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उनमें से किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, उसके बिना भी राज्य अस्तित्व में रह सकता है? तो ये कहा है सीले ने। राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। सीले ने तो कहा ही है, इसके अलावा लियोन डिग्विट और हॉल ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि निश्चित भूभाग के बिना भी राज्य अनिवार्य अस्तित्व में रह सकता है, और निश्चित भूभाग राज्य का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। 4 आवश्यक तत्व होते हैं राज्य के: जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीले ही है इसके लिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो उसी क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या है? सीले। क्वेश्चन नंबर 37 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है, इसलिए ये क्वेश्चन आयोग ने निरस्त कर दिया था। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन क्योंकि राइट है। अभी हमने बात की कि हॉल ने और डिग्वी ने भी इसी प्रकार की कुछ बात की है और कहा है कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है।
राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व है: जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग तथा प्रभुसत्ता। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुगवी तथा डिगविट तथा हॉल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। विकल्प में हॉल एवं डिगविट दोनों के होने से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है, क्योंकि विकल्प ए एवं डी दोनों ही सही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलोबी। बिलोबी ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? हीगल का, गार्नर का, जोड का या फिर बोसांके का? तो राइट आंसर है हीगल। हीगल ने ये कहा है। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है, यानी वो राज्य को अत्यधिक महत्व दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ऐसा हीगल ने कहा है। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? कांट ने, हीगल ने, रूसो ने या फिर बोसांके ने? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, ऐसा हीगल ने कहा है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण यानी पदक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलोसफी ऑफ राइट, तो आपको उनकी पुस्तक भी याद रखनी है, द फिलोसफी ऑफ राइट में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। हीगल के अनुसार जो कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे, इसलिए हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो ऐसा हीगल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, दोबारा से वही क्वेश्चन है, तो हीगल ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है किसने? आशीर्वादम ने। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। इसमें टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज है तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम ना रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो गार्नर का है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। क्वेश्चन नंबर 47,
मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है रॉबर्ट डाहल की। एक बार दोबारा से परिभाषा को पढ़िए। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो ये परिभाषा दी गई है रॉबर्ट डाहल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, औचित्यपूर्ण शक्ति है। इसमें से औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। क्वेश्चन नंबर 49, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। हॉब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति दी प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित होती है, अभी हमने इसी वीडियो में इस प्रश्न को किया था, में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी होते हैं। यदि वे अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण है भय। निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? तो अरस्तु का कौन सा विचार है जो मैकियावेली को प्रभावित करता है? तो ये सभी विचार मैकियावेली को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि। तो ये सभी ही मैकियावेली को प्रभावित करते हैं। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए। मैकियावेली अपने युग के शिशु से सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने भी राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 52, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी है मैकियावेली ने। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। राज्य के अस्तित्व के लिए मैकियावेली शक्ति को मूल आधार मानते हैं। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय दो ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को वश में कर सकती हैं, और वो कौन सी है? प्रेम और भय। किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो इनमें से किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो ये कहा है रॉबर्ट डाहल ने। रॉबर्ट डाहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर हानि उठानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था मैकियावेली ने। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द के पर्याय स्टेट की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई, में किया था। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द प्रिंस या फिर सभी? तो ये तीनों ही पुस्तकें
मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। कोई एक पुस्तक नहीं है जो उसके संपूर्ण विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। मैकियावेली के पूर्व विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं अपितु उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित है। आर्ट ऑफ वार, दी डिस्कोर्सेज ऑन लिबी और दी प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वॉर का संबंध युद्ध नीति से है। दी डिस्कोर्सेज ऑन लिबी राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है तथा दी प्रिंस शासन कला के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 56, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य को एक सर्वोच्च संघ मानते हैं जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और राज्य को एक कृत्रिम निर्माण मानते हैं। राज्य को प्राकृतिक संस्था न मानकर एक कृत्रिम निर्माण मानते हैं जो कि समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, तो मैकियावेली ने ऐसा नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर मैकियावेली के बारे में सही है। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अभी हमने किया, मैकियावेली ने ये सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 58, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये हॉब्स है। थॉमस हॉब्स अंग्रेजी दार्शनिक थे। लेवियाथन उनकी पुस्तक है जो कि 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उनके द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। तो अरस्तु की सबसे पहले उपेक्षा किसने की? थॉमस हॉब्स ने। मैकियावेली समर्थक था अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो मैकियावेली अभिजात तंत्र और राजतंत्र दोनों का ही समय अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता है। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण यानी राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किस पुस्तक में किया है? तो अपनी पुस्तक प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया है और डिस्कोर्सेस में गणतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया है और अभिजात तंत्र को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है मैकियावेली ने। मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये कहा है मैकियावेली ने कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। तो वो संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो राज्य की यह परिभाषा एडवर्ड बर्क द्वारा दी गई है। व्यक्तिवादियों की यह धारणा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जबकि अराजकतावादी क्या मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है।
नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में बर्क ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार और पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्या अभिजात्य सिद्धांत से पेरेटो जुड़े हुए हैं? अनुदारवादी सिद्धांत से बर्क जुड़े हुए हैं? उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो जुड़े हुए हैं? और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत से रूसो जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का एक विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो अभिजात्य सिद्धांत, बर्क अनुदारवादी सिद्धांत तथा हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था, इसलिए उसे ऐसा कहा जाता है। इसलिए उसे आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने सिद्धांत में अच्छाई के विचार पर उसको आधारित किया था। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया, जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको फिर से ढूंढना है कि कौन सा इसमें से सही रूप से सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या हीगल जुड़े हुए हैं? सुख एवं दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की अवधारणा का संबंध किससे है? लेनिन से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता से हीगल जुड़े हुए हैं, सुख एवं दुख गणक से बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से स्पेंसर और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद से कौन जुड़े हुए हैं? लेनिन। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना माना है। रूसो प्लेटो की शिक्षा पद्धति से इतना प्रभावित था कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक उन्होंने उसको कहा है। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? जल्दी से इसके लिए आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की उन्होंने समर्थन किया है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो ने पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में, पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजित किया है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है और इसलिए इसे अभिभावक वर्ग भी कहा जाता है। सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग भी उन्होंने कहा है और इन्हीं के लिए संपत्ति और पत्नी का साम्यवाद सिद्धांत उन्होंने दिया है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। तो इसीलिए उन्होंने संपत्ति और पत्नी के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये प्लेटो थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? तो ये भी प्लेटो है। उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? संपत्ति और पत्नी के साम्यवाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो उन्होंने पुरुष प्रधान परिवार,
की वकालत नहीं की है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दार्शनिक शासन का भी उन्होंने समर्थन किया है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद का भी समर्थन किया है। नर नारी के समान अधिकार का भी समर्थन किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री की समान भूमिका देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुतिया का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुतिया कम शक्तिशाली कुत्ता से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से है, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। तो इनमें से किस के बीज निहित है राजनीतिक चिंतन में, यानी इसमें से किस विचार के वो, अगर उनके विचारों को हम पढ़ते हैं तो कौन सा विचार इसमें से निकल कर आता है? उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का या फिर उक्त सभी का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद, तीनों ही विचार इनके चिंतन से उभर कर आते हैं। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन है। क्योंकि वह संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, इसलिए उनके विचारों में समाजवाद का हमें वो देखने को मिलता है, और वहीं वो दार्शनिक राजा को निरंकुशता पर समर्थन करते हैं, इसलिए हम इनको फांसीवाद का समर्थक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने कहा है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसने कहा है कि न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। तो ऐसा बार्कर ने कहा है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो मुक्त समाज का शत्रु किसने घोषित किया है? कार्ल पोपर ने। कार्ल पोपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है। प्लेटो का उपयुक्त कथन इसी तथ्य को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मैच करना है आपको। एक साइड में विचारक दिए गए हैं और दूसरे साइड में कथन दिए गए हैं। तो इसमें से मैकियावेली का कथन कौन सा है? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो मैकियावेली के अनुसार शासक में लोमड़ी और शेर दोनों के ही गुण पाए जाने चाहिए। भेड़िए को डराने के लिए शेर का गुण होना चाहिए और व्यक्ति के बातों को जानने के लिए, चालाक होने के लिए लोमड़ी के गुण उसमें होने चाहिए। मिल का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? अपने ऊपर, अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन का स्टेटमेंट है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का स्टेटमेंट है यहाँ पर पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ए का थर्ड ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 भी मैच करना है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये किसका स्टेटमेंट है?
तो ये स्टेटमेंट है आपका हॉब्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है रूसो का। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, तो ये स्टेटमेंट है बोंदा का। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो ऐसा कहा है मिल ने। तो ए ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन आपको किस में मिलता है? कूट में देखिए, ए का थर्ड ऑप्शन सभी ऑप्शन में है, बी का फोर्थ ऑप्शन व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा रूसो ने कहा है। तो बी का फोर्थ ऑप्शन है आपके ए और सी में। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, ऐसा किसने कहा है? तो बोंदा ने कहा है। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एक बार, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सूची 1 में आपको अवधारणाएं दी गई हैं और सूची 2 में आपको विचारक दिए गए हैं, तो आपको उनको मिलान करना है। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया है बोसांके ने, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत दिया है कैल्सन ने, दार्शनिक उग्रवाद से जुड़े हुए हैं बेंथम, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद का वर्णन किया है मैकियावेली ने। तो याद रखिएगा, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन, दार्शनिक उग्रवाद बेंथम, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यह मत व्यक्त किया है हॉब्स ने। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यह मत व्यक्त किया है हॉब्स ने। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती है। किसी भी प्रकार की शर्तें लगाना अनिश्चय और अविश्वास की संभावना उत्पन्न करेगा, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हल संभव नहीं होता। तब पुनः अराजकता फैल जाती है। इसका परिणाम यह रहता है कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा के शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा। हॉब्स ने प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना है, अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में फिर से लौटना है। इसलिए हॉब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साध्य का एक साधन है, यानी राज्य को साध्य की प्राप्ति के लिए एक साधन माना गया है। आदर्शवादी विचारक जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित करके नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि क्यों हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर साधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है उदारवाद का। उदारवाद यह मानता है कि राज्य साधन है साध्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? तो ये जेलिनेक ने कहा है
कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको कथन दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए विचारक दिए गए हैं। तो कथन दिया गया है, मैं राज्य हूँ, ऐसा किसने कहा है? तो ये लुई 14वें ने कहा है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा हीगल कहते हैं। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो ऐसा प्लेटो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो यह अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 86, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया था। अगर एक व्यक्ति का शासन है तो उसका सामान्य रूप होगा राजतंत्र, यानी कि अगर वो जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है तो वो राजतंत्र होगा। और उसका विकृत रूप यानी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर शासन कर रहा है तो वो क्या होगा? टिरनी यानी आतताई तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन होगा तो उसका शुद्ध रूप होगा कुलीन तंत्र और विकृत रूप होगा वर्ग तंत्र। बहुत से व्यक्तियों का शासन होगा तो सामान्य रूप होगा मध्य वर्ग तंत्र और विकृत रूप जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो इसमें से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो ये सभी ही सरकार के विकृत रूप बताए गए हैं अरस्तु के द्वारा, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र और कुलीन तंत्र। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप कहा है। अगर एक व्यक्ति का शासन है तो उसका विकृत रूप क्या होगा? निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन है तो विकृत रूप होगा कुलीन तंत्र और बहुत से व्यक्तियों का शासन है तो विकृत रूप होगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 88, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, कि शासकों की संख्या कितनी है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं या बहुत सारे व्यक्ति शासन कर रहे हैं, और शासन की गुणवत्ता क्या है, लोक कल्याण के लिए शासन किया जा रहा है या स्वार्थ पूर्ति के लिए शासन किया जा रहा है। अरस्तु ने राज्य एवं संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता, राज्य का उद्देश्य और या फिर सार्वजनिक हित के आधार पर किया है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। तो प्लेटो ने जो स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण किया है उसी को आधार बनाया है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 89, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया। क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है, इसका उद्देश्य और कार्य नैतिक है और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु के द्वारा लिखे गए 2 राजनीतिक विषयक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 91, अरस्तु के अनुसार राज्य है एक प्राकृतिक संस्था। अरस्तु राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं और उसे एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है स्टेट्समैन में, लॉज में, पॉलिटिक्स में या फिर उपरोक्त सभी में?
तो राइट आंसर है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राजनीतिक विचार प्रतिपादित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 94, अरस्तु के अनुसार राज्य है नैतिक और प्राकृतिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 95, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की? तो ये घोषणा की थी लुई 14वें ने। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। सामान्यतः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया जाता है। यूरोप के निरंकुश शासक प्राय अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 97, मैं ही राज्य हूँ, ऐसा किसने कहा? तो ये लुई 14वें ने कहा है, जो कि फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। तो जो भी अच्छे जीवन की मार्ग में बाधाएं आ रही है उसमें बाधा पहुंचाना है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। उनकी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि भाषणों का संकलन है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य अपने आप में अंत नहीं है। इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। बोसांके भी एक आदर्शवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? तो ये ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 101, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। ऐसा ही प्रश्न हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। तो ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। और ग्रीन क्या है? एक आदर्शवादी है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राजनीतिक कृतज्ञता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने अपनी विख्यात कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 103, संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? तो ग्रीन ने कहा है। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। तो ग्रीन क्या कहते हैं कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन भय के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा के कारण, अपनी प्रवृत्ति के कारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो टी.एच. ग्रीन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 106 भी वही है, बार बार उसको रिपीट किया गया है अलग अलग परीक्षा में। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, थोड़ा बहुत घुमाकर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। आदर्शवाद है। आदर्शवाद इसमें से किसका समर्थक है? तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक है। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांकी आदि विचारकों द्वारा प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया है, परंतु इस सिद्धांत को चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 109, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो ऐसा किस विचारधारा ने कहा है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है? तो ऐसा कहते हैं आदर्शवादी।
आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सभी समुदायों से सर्वोच्च माना गया है। व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य रूपी संस्था का सदस्य बनकर ही कर सकता है। तो आदर्शवादी यह मानता है कि जब तक व्यक्ति राज्य रूपी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा तब तक वह अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, और राज्य को सभी समुदायों में सर्वोच्च संस्था माना गया है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व दिया है? उद्यमिता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को या फिर विवेक को? तो प्लेटो ने उद्यमिता को अत्यधिक महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि प्लेटो ने अधिक महत्व किसको नहीं दिया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं दिया गया पूछा है तो कौन है? उद्यमिता को उन्होंने अत्यधिक महत्व नहीं दिया है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप है, इसलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। प्लेटो क्या कहते हैं कि व्यक्ति का बृहत रूप ही राज्य है, इसलिए व्यक्ति की प्रकृति समझना राज्य को समझने के लिए आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं: इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग और ज्ञान। प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्य में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है, और इस आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। जिन व्यक्तियों में इच्छा की प्रधानता होती है वे उद्योग और व्यापार को तत्पर होते हैं। जिनमें भावना की या शौर्य की प्रधानता होती है वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान और विवेकशील होते हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप है? तो प्लेटो ने कहा है। 112, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है, जहाँ स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहाँ का शासक दार्शनिक हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर 113, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, श्रम कानून बनाए रखना, दीवानी मामलों को निपटाना या फिर मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन। तो इसमें से किस कार्य को वुड्रो विल्सन ने ऐच्छिक कार्य माना है? तो ये है श्रम कानून को बनाना। जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्य को 2 भागों में, आवश्यक कार्य तथा ऐच्छिक कार्यों में बांटा है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य हैं व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटारा, व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्य को निर्धारित करना। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित हैं: उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, ये भी एक ऐच्छिक कार्य है। श्रम कानून बनाना ऐच्छिक कार्य है। आवागमन की व्यवस्था आदि। इस प्रकार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 114, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? राज्य ना तो ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, और ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो ये कहा है गार्नर ने। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत एवं मातृक सिद्धांत अस्तित्व में आए। तो ये राज्य के उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो अस्तित्व में धीरे धीरे आए, लेकिन यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में ही गार्नर ने कहा है कि राज्य ना तो ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, और ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, तथा ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 115,
मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? किससे संबंधित कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण से संबंधित कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पुस्तक याद रखनी है मैकाइवर की, द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। तो किन किन क्षेत्रों में नहीं करने चाहिए? कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। तो ऐसा किसने कहा है? राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित एक समूह का नाम है। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए वुड्रो विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। एक अन्य विद्वान बलंडस्ली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। और क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी विल्सन नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। तो आपको याद रखना है कि विल्सन ने ये कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 117, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो ये कहा है अरस्तु ने कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 118, सेम क्वेश्चन ही है, उसी को रिपीट किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है, अरिस्टोटल ने। अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मकता की विशेषता है। अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों व परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा जाता है। तो व्यक्तियों के मिलने से परिवार बना, परिवार के मिलने से ग्राम और ग्राम के मिलने से राज्य। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ये कहा है सेबाइन ने। क्वेश्चन नंबर 121, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो ये लासवेल ने कहा है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। लासवेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। बेबर भी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लासवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। उनकी सर्वोपरिता व्यक्तिक, विभाजित, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। क्वेश्चन नंबर 122, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन हीगल का है। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, एम्पी फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में एम्पी फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। तो एम्पी फॉलेट की पुस्तक का नाम आप लोग को याद रखना है, न्यू स्टेट, और इन्होंने इसमें क्या कहा कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 123,
एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा अशक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो इनमें से कौन सा विचारक है जो राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो वो ग्रीन है, यानी कि हॉब्स, मिल और बेंथम यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा के समर्थक हैं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं, जबकि बेंथम, मिल, हॉब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 125, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों हैं। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। यह कानून नागरिकों के आपसी संबंधों का तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता है। कानून का अंग्रेजी समानार्थी शब्द लॉ है। इसकी उत्पत्ति ट्यूटन यानी जर्मन भाषा की लैग धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 126, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार्कर का। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दी है। तो ये किसने कहा है कि आधुनिक समय में समूह बनाम राज्यों की स्थिति होती जा रही है? तो ऐसा बार्कर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 127, भूमंडलीकरण का तात्पर्य इनमें से क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति के माध्यम से वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा युग्म इसमें से सही है? मनुष्य का सामूहिक भाईचारा क्या कांट से जुड़ा हुआ है? राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके से जुड़ी हुई है। राज्य समुदायों का समुदाय है क्या ग्रीन ने कहा है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार क्या लॉक ने दिया है। तो इसमें से कौन सा सही है? मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति दिए गए थे व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म का अधिकार, क्योंकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, नेचुरल राइट दिए गए थे लॉक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 130, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को केवल प्राप्त किया था प्राकृतिक अधिकार। 131, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। ज्ञातव्य है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। तो लास्की और मैकाइवर दोनों ही बहुलवादी हैं। लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 133, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? मैकाइवर का। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति, जैसा कि दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं, ना होकर क्रमिक विकास का फल है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत क्या मानता है कि ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है कि राज्य का विकास एकदम से नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे हुआ है, और इसमें रक्त संबंध ने भी योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। क्वेश्चन नंबर 134 फिर से वही है। क्वेश्चन नंबर 135 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 137 है, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन था? तो सबसे बड़ी महिला सदस्य मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार की प्रमुख होती है। मातृसत्तात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती हैं। मैकलेन, मार्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृ प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति अथवा अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 138, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो ये इनमें से कौन सा विचारधारा ऐसा कहता है, किस प्रकार का राज्य ऐसा कहता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा है कि अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य अब बंटवारा नहीं है, बल्कि समस्त कार्य ही अनिवार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। गार्डनर के अनुसार राज्य के 4 अनिवार्य अंग हैं: जनसंख्या, भूखंड, शासन तंत्र एवं संप्रभुता। प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। गार्डनर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा में राज्य के उपयुक्त तत्वों का विश्लेषण सबसे अधिक विशद एवं स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो कानून राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। क्या क्या है? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो धर्म राज्य का तत्व नहीं है। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। J.W. गार्डनर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा वर्ग 60 गुण्य का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, षड्यंत्र और पंचशील। 60 गुण्य नीति में कौन कौन शामिल है? कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया जिसे 60 गुण्य नीति कहा जाता है, और वो कौन कौन से थे? संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 साधन साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख किया है जो राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। प्रथम वे राजदूत जो
अपने बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। द्वितीय वे राजदूत हैं जिनकी शक्ति सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए उन्हें भेजा जाता है। और तीसरे वे राजदूत हैं जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। तो 3 प्रकार की राजदूतों की कौटिल्य बात करते हैं। 145 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पुरोहित। प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में पुरोहित का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य राज्य को साव्यम मानते हैं। राज्य के 7 अंगों को मानने के कारण कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मनु की 60 गुण्य नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार सम्मिलित नहीं है। मनु के 60 गुण्य नीति में शामिल क्या क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधिभाव। तो कौटिल्य ने जो 60 गुण्य नीति दी है वही मनु के 60 गुण्य नीति में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? तो राजस्थान नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की भाषा में देश को ही राज्य बोला जाता है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, ये सभी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इन तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य समुदायों से पृथक किया जाता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी राज्य है, क्योंकि इनमें संप्रभुता पाई जाती है, जबकि राजस्थान भारत संघ राज्य की इकाई है, यह संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। जीन बोंदा ने संप्रभुता की क्या परिभाषा दी है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। संप्रभुता निरंकुश, मौलिक, सर्वव्यापक, स्थायी, अपृथक्करणीय तथा अनन्यता लक्षणों से युक्त होती है। तो आपको संप्रभुता की विशेषताओं को याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है? तो विशेषताएं क्या क्या हैं, याद रखिए। निरंकुश, मौलिक, सर्वव्यापक, स्थायी, अपृथक्करणीय तथा अनन्यता। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व है सर्वसत्ता यानी संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 150, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? सर्वोच्च सत्ता। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। वही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन राज्य नहीं है? राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संगठन है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं बांग्लादेश एक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो इनमें से कौन सा विचारक है जिसने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगल है। जर्मन दार्शनिक हीगल ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। हीगल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है। हीगल कहता है कि राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है, जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी के भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता। हीगल ने राज्य में कुछ त्रुटियां होते हुए भी राज्य को ऐतिहासिक विकास का शिखर और नैतिक जीवन की सर्वोच्च सकारात्मक अभिव्यक्ति का दर्जा भी दिया है। हीगल के अनुसार समाज का आधार चेतना है, परंतु राज्य के बन जाने के बाद सभी प्रकार के सामाजिक विकास का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? अभी हमने पूछा क्वेश्चन में कि कौन भेद नहीं करता है, तो हीगल है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कौन भेद करता है? तो मैकाइवर समाज एवं राज्य में भेद करता है।
मैकआइवर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा का समर्थक है। इन्होंने अपनी पुस्तक वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 155, सूची 1 में आपको देश दिए गए हैं और सूची 2 में विदेश नीति दी गई है। तो भारत से जुड़ी हुई विदेश नीति इसमें से क्या हो सकती है, मैच करिए। तो भारत मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध, सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, और चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 156, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो सर्वाधिकारवाद में। सर्वाधिकारवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद सर्वाधिकारवाद के ही प्रकार है। मुसोलिनी ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य में निहित है। इसी प्रकार ट्रीटिस्के ने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिकारवादी राज्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। विवेक की अमान्यता तथा संवेगों का गौरवीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता, जनता को राजनीतिक विरोध का अधिकार नहीं देता, यह राष्ट्र का गौरवगान करता है, यह युद्ध की प्रशंसा तथा शांति की निंदा करता है, यह उदारवाद तथा संसदीय शासन के विरुद्ध है, यह एक व्यक्ति तथा दल में सर्वोच्च सत्ता समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 157, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके प्रादुर्भाव और विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए व्यक्तियों को ना तो निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और ना ही उनके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। सर्वाधिकारवाद की विचारधारा पर आदर्शवाद की स्पष्ट छाप है। नाजीवादी और फांसीवादी विचारधाराएं सर्वाधिकारवाद का ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 158, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, ये सभी ही कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और इस संबंध से लोकहित से हमारा तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। आधुनिक काल में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इंग्लैंड में बेवरिज रिपोर्ट के आने के बाद मूर्तिमान हुई। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से अस्तित्व में आई? तो इंग्लैंड के बेवरिज रिपोर्ट के आने के बाद। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी आदि प्रमुख रूप से कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो गुन्नर मिडल सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। गुन्नर मिडल ने अपनी विख्यात कृति एशियन ड्रामा में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया। नई नई आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया। क्वेश्चन नंबर 160, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था? तो पवित्र रोमन साम्राज्य का सामंती राज्य का उदय और पवित्र रोम साम्राज्य की स्थापना एक अंतर संबंधित घटना थी। इसने राजनीतिक क्षेत्र में विखंडन परंतु धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण को प्रदर्शित किया। पोप ईसाई साम्राज्य की शक्ति बन गया तथा सभी शासकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप सामंती राज्य का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 161, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है।
स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है, क्योंकि राज्य उन लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता हो, जो सामान्य कानूनों, आदतों व रिवाजों से एक साव्य निकाय से जुड़ा हो, जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करे, एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र प्रभुसत्ता का प्रयोग करे, जो युद्ध या शांति करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हो। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 मैच करना है आप लोगों को, तो हम सही मिलान देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद क्या मानता है? राज्य शोषण का एक यंत्र है। प्रत्ययवाद क्या मानता है? राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत। अराजकतावाद, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद, एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 163 है, मिलान करना है। तो सही सुमेलन क्या है? दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? मन। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति। अर्थशास्त्र का व्यापार और समाज शास्त्र का स्तर विन्यास। तो आज हमने राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को किए, 163 प्रश्नों को किया आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे और आगे ही आने वाली वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को हम करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करिए। धन्यवाद।